हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बहुत हैवी डिमांड थी आप लोगों की लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के लिए, तो मैं आ गया हूँ क्लास 9th के लिए फिर से एक बार लॉज ऑफ मोशन। अगर किसी को मोशन चैप्टर पढ़ना है तो वो भी प्लेलिस्ट में जाके पढ़ लीजिएगा, बहुत धमाकेदार एडवांस लेवल का है। इस चैप्टर को भी हम बिल्कुल ज़ीरो, जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि मैं ऑलवेज ज़ीरो से शुरू करता हूँ, एकदम ऐसा मानता हूँ कि आपको सच में कुछ भी नहीं आता है, एकदम ज़ीरो से शुरू करता हूँ। चलिए इस चैप्टर को एकदम आराम से समझिएगा, पारिवारिक मन से समझिएगा, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने जो क्लास 8th वगैरह में पढ़ा होगा, सर व्हाट इज़ द फोर्स। तो हमने कहा फोर्स कुछ भी नहीं होता यार, या तो धक्का दे दो या तो खींच लो, जैसा लिखा है ना, फोर्स इज़ अ पुश आर पुल। देखो इस गाय को ये लोग पीछे से धक्का दे रहे हैं, तो पुश का मतलब होता है धक्का देना और पुल का मतलब क्या होता है, खींचना। अब देख लो ये रस्सी है। अच्छा एक बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं रस्सी से क्या बताना चाहता हूँ। देखिए जब भी आपके पास कोई रस्सी होगी, क्या रस्सी से कभी पुश कर पाएंगे आप? नहीं। तो इसलिए मैंने ये डायग्राम जानबूझ के ऐड किया है कि रस्सी से आप ओनली क्या कर सकते हैं, पुल। तो दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, पुल। तो पुश का मतलब धक्का देना और पुल का मतलब क्या होता है, खींचना। तो जो नॉर्मल रस्सी होती है या छोटी मोटी रस्सी होती है, कभी भी उससे आप पुश नहीं कर सकते। ये अपने फ्रेंड से क्वेश्चन करिएगा, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। चलिए अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू कि सर एक्शन क्या होगा। जैसे एक क्रिकेटर है, उसने एक बॉल को मारा है, पुश किया या पुल किया, जाहिर सी बात है उसने धक्का दिया है, पुश किया है, ठीक। एक आप पिन को जो है ऐसे हाथ से दबाते हो, है ना, बोर्ड पे, पिन बोर्ड पे दबाते हो तो आप पुश करते हो, और अगर कांटी को निकालते हो तो आप खींचते हो, और खींचने को बोलते हैं पुल। और डोर को जब आप ओपन करते हो तो आप दोनों कर सकते हो, या तो डोर को ऐसे अपनी तरफ खींचोगे तो उसे क्या बोलेंगे, खींचना, पुल, या तो आप उसको धक्का दोगे उसे क्या बोलेंगे, पुश, यानी दोनों हो सकता है। और नीडिंग द डफ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए पुश कर रहे हैं आप, मतलब क्या है, आटा गूंद रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फोर्स के यूनिट की। किसकी बात कर लेते हैं, फोर्स के यूनिट की। तो एक चीज़ आप सबको पता है, आपने पहले से पढ़ा होगा कि जब हम थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं दो टाइप की यूनिट आती है। एक यूनिट आती है स्टैंडर्ड, जिसे MKS यूनिट कहते हैं। क्या बोलते हैं, MKS। एम का मतलब होता है बेटा मास, मास को आप केजी में पुट करते हैं। सॉरी वेट एक मिनट, ठीक। सबसे पहले एम से होता है मीटर, मीटर, तो यानी आप लेंथ को मीटर के अंदर पुट करेंगे, तो MKS का मतलब लेंथ को आप मीटर के अंदर पुट करेंगे, मास को आप केजी के अंदर पुट करेंगे, टाइम को आप क्या पुट करेंगे, सेकंड के अंदर पुट करेंगे। तो इसे MKS यूनिट बोला जाता है, जिसे कई बार SI यूनिट बोला जाता है। अब मैं आपको पूछूं व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SI यूनिट, कौन सी यूनिट, SI। दूसरा, पहला ये हो गया, सेकंड होता है CGS। तो दो यूनिट पढ़नी होती है, CGS, ये कई बार आपको बुक के अंदर, अच्छी नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगा। C का मतलब होता है जो आपने लेंथ मीटर में रखी उसको सेंटीमीटर में रखिए, जो आपने ग्राम में रखा उसे किलोग्राम में रखा उसको ग्राम के अंदर रखिए, और इसको सेकंड ही रहने दीजिए, इसको सेकंड ही रहने दीजिए, है ना। चलो मैं आपको कैलकुलेट करवाऊंगा, थोड़ा सा टाइम वेट करिए। हम फोर्स की बात कर रहे हैं, फोर्स की, किसकी, फोर्स की। देखिएगा फोर्स की जो यूनिट होती है, दो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, फिर वैल्यू आपसे खुद फाइंड आउट करवाऊंगा, रटवाऊंगा नहीं। मैंने कहा फोर्स की सर दो यूनिट होती है, वेट, मैंने कहा सर फोर्स की दो यूनिट होती है, ठीक है बेटा बता दो, दो यूनिट कौन सी है, वेट। तो सर मैंने कहा एक तो MKS यूनिट होती है, यानी SI यूनिट ना, MKS या SI यूनिट होती है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ MKS या SI यूनिट, जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं, न्यूटन चच्चा, न्यूटन, है ना, N से। एक CGS यूनिट होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं डाइन। क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं, ठीक है ना बात। अब सर रिलेशन क्या, व्हाट इज़ द बीट रिलेशन, तो खुद निकालो यार, हालांकि अभी नहीं निकाल नहीं पाओगे, चलो कोई बात नहीं। तो मैं अभी बता देता हूँ, मैं जब फार्मूला हो जाएगा आपका तब मैं आपसे खुद निकलवाऊँगा, याद रखिएगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, अभी आप निकाल नहीं पाओगे बिना फार्मूला बताए, बट मुझे याद दिलाइएगा। तो 1 न्यूटन इज़ इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो ये होता है, कैसे आया है, जैसे ही फार्मूला होगा मैं फार्मूले से आपको निकलवाऊंगा, रटवाऊंगा नहीं। चलिए ठीक है, तो ये दो चीज़ें हो गई। अब आते हैं फोर्स का इफेक्ट क्या है। सर फोर्स क्या कर सकता है, तो बहुत आसान भाषा में मैं आपको बताऊं, सिंपल सी बात है। देखिए फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को चला सकता है। अब यहाँ ध्यान देखिए, मैंने यहाँ पे कैन लगाया है, ये वर्ड जो मैंने यूज़ किया ना, कैन, कैन का मतलब सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप कार को पुश करो और कार चलने लगे, है ना। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आपके अंदर ताकत ही ना हो,
पुश करने की उतनी हिम्मत ही ना हो, है कि नहीं। तो कैन का मतलब सकता है, किसी भी रुकी हुई चीज़ को क्या कर सकता है, वो चला सकता है, दरवाजे को ओपन कर सकता है। मान लो एक बहुत छोटा सा बच्चा है, वो दरवाजे को खींच रहा है, दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, तो इसका मतलब फोर्स ज़रूरी नहीं कि खींच ले। तो कैन वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बहुत बारीक लेवल से पढ़ा रहा हूँ। अगला फोर्स कैन स्टॉप, है ना, कि मान लीजिए आपने हाथ में लिया और कैच पकड़ा, तो एक रुक चलती हुई, अब लेकिन आप चलती हुई ट्रेन को तो नहीं रोक पाओगे, चलती हुई बॉल को रोक लोगे लेकिन चलती हुई ट्रेन को तो नहीं रोक पाओगे, तो आप सकते हो बॉल को ना। अगला फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, कैसे समझिएगा। ये देखो फुटबॉल सीधी बार जा रहा था और आपने उसको मार दिया तिरछा, वो तिरछी तरफ चला गया, बॉल अलग दिशा में चली गई। इस पर क्वेश्चन एनसीईआरटी में बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है कि एक बॉल को 4 बार वो चेंज करता है डायरेक्शन को, कभी बाद में वो करवाऊंगा अलग से क्वेश्चन। चलिए अगला फोर्स कैन चेंज द स्पीड, कैन तो हर जगह कैन है। कैन का मतलब क्या है कि स्पीड, देखिए झलुआ झूल रहे हैं, उसको आपने तेज से झुला दिया, स्पीड बढ़ गई, धक्का दे दिया, स्पीड बढ़ गई, है ना। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर है। और कैन चेंज द शेप को भी चेंज किया जा सकता है, कैसे, देखिए मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, रोटी बनाई जाती है ना। ये कराटे मारे जाते हैं, कराटे वाले सर, संतोष सर हमारे यहाँ पे हैं कराटे वाले सर, है ना, तो कराटे वाले सर। तो ये डोंट ट्राई, लेकिन इसको मत करिएगा, बात समझ में, चोट लग सकती है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि फोर्स का इफेक्ट सर आराम से बताइए क्या है, तो मैं कहूँ कुछ नहीं बेटा, जो रुकी हुई चीज़ है उसको चला सकते हो, चलती हुई चीज़ को आप रोक सकते हो, जो चल रही है चीज़ उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, और डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये बात है। अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है कि सर अगर एक से ज़्यादा फोर्स हो जाए तो क्या होगा, सर एक से ज़्यादा फोर्स हो जाए तो क्या होगा। तो हमने कहा बेटा देखो, है ना, डायग्राम को ध्यान से देखो, इस डायग्राम को, ये वाले डायग्राम को देखो। अगर फोर्स सेम डायरेक्शन में है, आगे भी, अच्छा एक पार्ट और छूट गया था, वेट, मुझसे एक पार्ट छूट गया था, हाँ, फोर्स एफ, फोर्स इज इक्वल टू वेक्टर, ये बात याद रखिएगा, ये बात, फोर्स इज़ अ वेक्टर, और जो भी वेक्टर आता है उसके अंदर डायरेक्शन आती है, वेक्टर के अंदर क्या आती है, डायरेक्शन, ये बात मत भूलिएगा। मैं हालांकि आगे बताता, बट यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जानबूझ के मुझे क्वेश्चन करवाना है। फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये बात बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी डायरेक्शन है, डायरेक्शन इसके अंदर है। चलिए याद आ गया था, वेट, चलिए तो मैंने कहा कि सर अगर दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में, देखो तीर बना है, तीर बनने का मतलब क्या है, डायरेक्शन आगे। तो अगर आगे 3 लग रहा है, आगे 4 लग रहा है, मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, यहाँ भाई साहब को देख लीजिए, ये 25 क्या है, 25 और 20 दोनों आगे लेकर जा रहे हैं, ये भाई साहब भी आगे लेकर जा रहे हैं, ये भाई साहब भी आगे लेकर जा रहे हैं। तो कोई फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में लगता है तो उसे हम ऐड कर देते हैं, और उस पूरे फोर्स को बोलते हैं कंबाइंड फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स। क्या बोलते हैं, कंबाइंड या रिजल्टेंट, ये वर्ड याद रखिएगा। अगला, अगर दो फोर्स है जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, देख लो, है ना, आपने तराजू को देखा होगा, जितना दाईं तरफ उतना बाईं तरफ, तो ऐसे को बोलते हैं बैलेंस फोर्स। क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये है, देखो तराजू बैलेंस है ना, जितना राइट में है उतना लेफ्ट में है, तभी तो बैलेंस होगा। देखो जितना आगे लगना चाहिए उतना पीछे लगना चाहिए, तभी तो क्या होगा, बैलेंस फोर्स होगा। हाँ, अब एक बात देखिएगा, तो लिखा है फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, और अगर इक्वल और अपोजिट होंगे तो कैंसिल कर देंगे, तो नेट फोर्स जो आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा वो 0 आएगा। और अब खुद सोचो, नेट आया है 0 तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। अब यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंग एक बात कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, हो सकता है आपको समझ में। मैंने कहा बेटा यहाँ पे लग रहा है F1 इज़ इक्वल टू 25 न्यूटन, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। यहाँ इस बात को समझिएगा, तब आपको बताऊंगा कि आपने शायद आपने सही तरीके से नहीं पढ़ा है। F2 लग रहा है बाईं तरफ 25 न्यूटन, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या F1 इज़ इक्वल टू F2, क्या F1 और F2 बराबर हैं, क्या F1 यानी ये वेक्टर है, इसके ऊपर तीर लगती है, क्या F1 और F2 बराबर हैं। हम कहेंगे नहीं सर, क्यों नहीं बराबर हैं, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग है। तो यहाँ पे लिखिए कि सर बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि ये वेक्टर हैं और वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, अलग।
है ना। तो रट सकते हो आप, समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग चाहिए। तो देखो डायरेक्शन क्या है, अलग। तो सर क्या मतलब है, मैंने कहा बेटा इनकी वैल्यू सेम है। वैल्यू क्या है, सेम। तो बस, तो अगर कोई कहे क्या फोर्स सेम है, बताने को बता सकते हैं, बट अच्छे से पढ़िए, पूरा बात पढ़िए कि सर फोर्स नहीं सेम हो सकता। क्यों, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स में तो डायरेक्शन है, एक दाईं तरफ लग रहा है एक बाईं तरफ लग रहा है, तो कैसे सेम हो सकता है। तो सर इनकी वैल्यू सेम है, और वैल्यू क्या है 25 न्यूटन, है ना, जिसे क्या बोला जाता है, मैग्नीट्यूड। तो आप पढ़ेंगे, है ना, इसे बोला जाता है मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। बात समझ में आ गई। चलिए अब आते हैं सर, अगर दो अनइक्वल फोर्स लग रहे हो, मतलब क्या है, एक तरफ 40 लग रहा है एक तरफ 25 लग रहा है, अब क्या होगा सर, अब जिधर सी बात है, जिधर ज़्यादा होगा उधर जाओगे, है ना। जिधर ज़्यादा, देखो तराजू किधर ज़्यादा है, नीचे की तरफ, तो जाएगा कहाँ, नीचे की तरफ। बात समझ में आ गई ना। चलिए, तो जिधर स्ट्रांग होगा, जिधर ज़्यादा होगा उस तरफ जाएंगे, और ऐसे फोर्स को अनबैलेंस बोला जाता है। बात समझ में आ गई ना, अनबैलेंस। अब दोनों में क्या है समझिएगा। तो सिंपल सी बात है, देखो सबसे पहला इसमें जो बैलेंस फोर्स होता है, नेट कितना आएगा। सर इसमें नेट तो ज़ीरो आएगा, बिल्कुल इक्वल और अपोजिट होते हैं, तो नेट कितना आएगा, ज़ीरो आएगा, जबकि इसमें नेट ज़ीरो नहीं आता है। दूसरा, अगर नेट फोर्स ज़ीरो हो गया, इसका मतलब वो कोई चेंज नहीं करेगा। कई बुक लिखती हैं अच्छे तरीके से, ये शेप को चेंज कर सकता है, कैन शेप चेंज की, भाई दोनों तरफ से आप लगा रहे हैं, पिचक गया मेरा ऑब्जेक्ट, तो कैन कई बार ऐसा हो सकता है। तो ये मैंने बात बता दी। तो मैं कैन चेंज ना, तो यहाँ लिखा है जो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, बस एक काम कर सकता है, ये कैन चेंज द शेप। जबकि ये चेंज कर सकता है क्या, स्टार्ट भी कहीं, वही जो फोर्स स्टॉप कर सकता है, मूव करवा सकता है, कुछ भी कर सकता है। डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा और इक्वल होगा, अभी हमने देखा था। और ये अनइक्वल होगा। एग्जाम्पल, हैंगिंग पिक्चर, पिक्चर लटक रही है, अभी कई सारे एग्जाम्पल दिया, तराजू वाला एग्जाम्पल मैंने दिया है ना। यह पिक्चर लटक रही है, जितना नीचे उतना ऊपर, यहाँ आप बॉल को किक कर रहे हो। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी बताया रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, जब दो फोर्स काम कर रहे हों, है ना। जैसे बात को समझिएगा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। मैंने कहा सर रिजल्टेंट का मतलब समझिएगा। मैंने कहा सर यहाँ पे F1 लग रहा है 50 न्यूटन इस तरफ, ठीक है, इस बॉडी पे इस तरफ लग रहा है, और इस तरफ लग रहा है F2 फोर्स जो कि लग रहा है 30 न्यूटन का। तो सर रिजल्टेंट का मतलब होता है इसमें नेट कितना आएगा, नेट। तो मैंने कहा सर नेट जो आएगा, जाहिर सी बात है बड़ा माइनस छोटा, तो 50 माइनस 30, तो ये आया कितना, 20 न्यूटन। लेकिन आपको बताना पड़ेगा सर किधर, भाई साहब जिधर ज़्यादा होगा, तो मैंने कहा सर इधर, ये इधर, तो जिधर ज़्यादा होगा, तो इसे ही बोलते हैं रिजल्टेंट। बात समझ में आ गई ना। तो ये रिजल्टेंट फोर्स होता है। चलिए आगे बात करते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट क्या होता है, देखिए जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम लोग किसी भी तरीके से, चाहे डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं या इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, मैं रस्सी से खींच रहा हूँ, तो इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा कॉन्टैक्ट। जैसे मस्कुलर फोर्स है ना, देखो फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, और कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं, है ना। तो ये सारे जो फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट होते हैं। तो सर नॉन कॉन्टैक्ट कौन से होंगे, तो नॉन कॉन्टैक्ट वाला भैया देख लो। नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है, इसे कई बार बोला जाता है फील्ड फोर्स। क्या बोला जाता है, फील्ड फोर्स। अच्छी बुक में पढ़ोगे इसे बोला जाएगा फील्ड फोर्स, है ना। इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे देखो दो मैग्नेट आपस में दूर से ही चिपक जाते हैं, तो इनको पास लाने की ज़रूरत, यानी इनको कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सटाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, अर्थ किसी भी चीज़ को जब ऊपर कोई चीज़ जाती है उसको कहाँ खींचती है, देखो किसी भी बॉल को कहाँ खींचती है, नीचे की तरफ। तो अर्थ, उसे क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। दो चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं या रेपल कर जाते हैं, प्लस प्लस रेपल करते हैं, प्लस माइनस अट्रैक्ट करते हैं, इसे बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बात समझ में आ गई, कोई डाउट। चलिए अब आते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको पूरी बातें क्लियर हो गई हैं। जस्ट एक मिनट मुझे दीजिए। हाँ, तो यहाँ तक मुझे लगता है सारी बातें क्लियर हो गई हैं। एक बार देख लीजिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ, यानी यहाँ से हमारा चैप्टर असली स्टार्ट होता है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ इस, यही समझिएगा,
न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने ही फोर्स के बारे में बताया। हालांकि हम जो फोर्स समझते हैं, जानते हैं, इसको पहली बार किसने बनाया? इसको पहली बार न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने ही बताया, है ना, कि फोर्स क्या होता है, ये सारी। तो हम कहीं ना कहीं सबसे पहली बात क्या लिखेंगे? सबसे पहली बात कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने ही फोर्स को डिफ़ाइन किया। अभी बात आएगी, फोर्स को क्या किया है? डिफ़ाइन किया है। बात को समझिएगा, फोर्स को डिफ़ाइन किया है। अभी इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहली बात कि सर फोर्स क्या है? तो मैंने कहा कि भाई व्हाट इज़ द फोर्स, है ना, व्हाट इज़ द फोर्स, कि फोर्स क्या है? फोर्स क्या है? तो मैंने कहा ऐसी चीज़ जो स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर दे। यानी एक सिंपल सी बात, बॉडी रुकी हुई है उसको चला दो, बॉडी चल रही है उसको रोक सकता है। तो यानी सिंपल सी बात है, अगर बॉडी चल रही है तो वो उसको रोक सकता है, और अगर बॉडी रुकी हुई है तो उसको चला सकता है ना। तो सर क्या मतलब इसका है? तो अब यहीं एक टर्म आता है इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या है सर? अगर कोई चीज़ रुकी है तो रुके रहना पसंद करती है, कोई चीज़ अगर चल रही है तो वो चलना पसंद करती है। तो इसका मतलब क्या है कि इनर्शिया इज़ अ टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज। मतलब सिंपल सी बात है, देखो, एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट, कोई अगर रेस्ट पे है या मूव कर रहा है इन यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाई एक्सटर्नल फोर्स। समझिएगा बात को पहले ध्यान से, बहुत ध्यान से। अब इस बात को समझिए, इनर्शिया क्या है कि भाई अगर कोई चीज़ रुकी है, तो एक सिंपल सी बात मैं बोलूँ, मेरी बातों को ध्यान दी, इस चैप्टर में लिखने से ज़्यादा बातों को, कि अगर कोई चीज़ रुकी है, समझिएगा, इनर्शिया का मतलब कोई चीज़ रुकी है तो रुके रहना पसंद करती है। कोई चीज़ रुकी है तो वो चाहती है रुके रहना चाहती है, सही बात है। तो इसे बोला जाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कि भाई वो रुके रहना चाहती है। कोई, जैसे मैं एग्जांपल कहूँ, एक बस थी, रेस्ट पर थी, है ना, बस रेस्ट पे है, अचानक से उसने स्टार्ट किया तो आपको पीछे धक्का लगता है, आपको पीछे है कि नहीं। और एक बॉडी क्या है? चल रही है। दूसरा, एक बॉडी चल रही है, तो अगर बॉडी चल रही है तो बॉडी चलना पसंद करती है, पसंद करती है। तो ये है इनर्शिया का सिंपल सा मतलब। इनर्शिया का सिंपल सा मतलब, जैसे कार ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक अप्लाई कर दिया तो हम पीछे या हम आगे आ जाते हैं। देखो, कार ड्राइवर ने, हम अभी पढ़ेंगे, आगे आ जाते हैं। तो और क्या होता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो यहाँ पे देख लो 3 तरीके कि एक तो टाइप ऑफ इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कि कोई बॉडी रेस्ट पे रहना चाहती है, इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी वो मोशन में रहना चाहती है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कि वो अपनी सेम डायरेक्शन में रहना चाहती है। बात समझ में आ गई? अब पहले इस पे डिस्कस कर लेते हैं ढेर सारे क्वेश्चन, उसके बाद चलते हैं कि इनर्शिया चेंज कैसे होगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं, है कि नहीं। चलिए आगे आते हैं। देखिए ध्यान से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का डेली एग्जाम्पल। सिचुएशन, एक पर्सन है जो सोफ़ा पे बैठा हुआ है, सिटिंग ऑन अ सोफ़ा, डज नॉट मूव अनलेस पुश्ड और स्टैंड अप, है ना, कि भाई या तो आप क्या है, डज नॉट मूव नहीं करता है, या तो आप खड़ा ना हो जाए या तो उसको पुश ना कर दिया जाए, सिंपल सी बात है। अ बुक ऑन टेबल स्टे स्टिल अनटिल सम वन पिक्स इट अप, यानी एक बुक है तो हमेशा वो रखी रहेगी जब तक कि आप उसको हटा ना दो। एक पैसेंजर पीछे की तरफ गिर जाता है जब बस अचानक से चलना स्टार्ट कर देती है। ये सारे एग्जाम्पल आप देखोगे डस्ट वाले। आइए वन बाय वन इनको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। जय इस बात को, ये सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल आपसे हर जगह पूछा जाता है। देखिएगा ध्यान से, अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस, देखिए ध्यान से, एक पर्सन है वेन अ स्टेशनरी बस। तो मैंने एक, देखो, आदमी को बनाया, यहाँ पे एक आदमी को मैंने बनाया, और ये भाई आदमी बन रहा है, ये आदमी भाई साहब ये बने हुए हैं, ये अभी रुके हुए हैं, इनका पैर रुका हुआ है, ठीक है। अब जैसी बस चलना स्टार्ट हुई, देखिए, तो आदमी कहाँ है? पीछे की तरफ गिर जाता है। क्यों? वाई? बिकॉज द लोअर पार्ट ऑफ द पर्सन स्टार्ट मूविंग विद द बस। अब समझिए, ये जो है, ये बस आगे जा रही है, तो इसका जो पैर है, बस आगे जा रही, तो ये कहाँ जाएगा? आगे। लेकिन अभी भी ये ऊपर वाला शरीर कहाँ है? तो ऊपर वाला शरीर अभी भी कहाँ है? पीछे। वो रुका रहना चाहता है। तो भाई जाहिर सी बात क्या है, पैर जाएगा ऐसे आगे, आदमी जाएगा ऐसे धड़ाम से पीछे। देखो ऐसे लेट गया बेचारा। तो आप क्या कहोगे कि सर द लोअर पार्ट, यानी जो पैर है उसका, फीट है पर्सन का, स्टार्ट मूविंग, वो तो क्या है,
बस के मूविंग की वजह से, बस के चलने की वजह से वो मोशन में आ गया है। बट द अपर बॉडी, अभी जो ऊपर वाली बॉडी है वो रेस्ट पे रहना चाहती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, तो इससे बैलेंस लूज़ हो जाता है और पीछे की तरफ गिर जाते हैं। ऐसे ही क्वाइन वाला देख लो, जब आप अचानक से तेज़ से मारते हो तो क्वाइन कहाँ गिर जाती है, क्वाइन वहीं रहना चाहती है, क्वाइन इसमें गिर जाती है। लिखा है व्हेन द कार्ड बोर्ड इज पुल्ड, जैसे ही आपने इसको खींचा द क्वाइन फॉल्स। क्यों? दिस इज बिकॉज द इनर्शिया ऑफ द क्वाइन, वो क्वाइन चाहती कि वो वहीं पे रहे, क्वाइन चाहती है कि वो अपने रेस्ट में यानी जहाँ है वहीं रहे, इसलिए वो कहाँ गिर जाती है, ग्रेविटी की वजह से, खिंचाव की वजह से नीचे गिर जाती है ना। कितने सारे एग्जाम्पल अभी और करेंगे। अब आते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, इसमें भी इतने सारे एग्जाम्पल एक बार आप देखिए, अभी उस पर चर्चा करते हैं। पूरे एग्जाम्पल आपके सामने मैं ले आया हूँ, इधर उधर के आइए। पैसेंजर इन अ मूविंग कार, एकदम ध्यान से देखिएगा, कार मूव कर रही है, कार मूव कर रही है, समझिए। व्हेन अ मूविंग कार सडनली स्टॉप, जब मूविंग कार अचानक से स्टॉप हो जाती है तो आप आगे की तरफ गिर जाते हैं। क्यों? समझिएगा, बिकॉज द बॉडी ऑफ द पर्सन वाज इन मोशन, अब पूरी बॉडी कहाँ है, मोशन में है। जैसे ही कार ने स्टॉप किया तो जो पैर है वो स्टॉप हो गया। वो पैर क्या है, देख लो ध्यान से डायग्राम में, पहले सीधा खड़ा था तो ट्रेन जैसे ही स्लो हो रही, पैर तो वहीं पे है, पैर वहीं पे है, लेकिन पूरी बॉडी कहाँ चली गई, आगे। तो आपको ध्यान क्या देना है, अब इसका निचोड़ क्या है सर, इन दोनों का निचोड़ क्या है भाई साहब, पैर को देखो, पैर को देखो, पैर चल गया तो बॉडी पी है ना, तो ऊपर वाली बॉडी रुक गई, पीछे गिरोगे। पैर रुक गया तो ऊपर वाली बॉडी चल गई तो आगे गिर जाओगे, है ना, एकदम आसान। आइए कई सारे एग्जाम्पल को देखते हैं। वाई डज अ पर्सन वाला एग्जाम्पल देखते हैं कि पर्सन फॉल बैकवर्ड, ये वाला एग्जाम्पल हो चुका है, ठीक। वाई अ पर्सन फॉल फॉरवर्ड, ये वाला भी एग्जाम्पल हो गया है पूरा का पूरा। तो बैकवर्ड वाला भी हो गया है और फॉरवर्ड वाला भी क्वेश्चन हो गया है। अगला, वाई डू वी यूज़ सीट बेल्ट, हम सीट बेल्ट को यूज़ क्यों करते हैं, इसको भी देख लो। सीट बेल्ट स्टॉप पीपल फ्रॉम बीइंग थ्रोन फॉरवर्ड, सही बात है कि सीट बेल्ट का काम क्या होता है, वही होता है अगर कार अचानक से स्टॉप हो जाए, तो अभी आपने देखा था अगर कार अचानक से स्टॉप हो जाए तो क्या एक्सीडेंट हो सकता है। अब कार हुई अचानक से स्टार्ट और धड़ाम से आपका मुंह कहाँ लगेगा, हैंडल के अंदर, तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सीट बेल्ट का यूज़ करते हैं। आगे, वाई डू वी शेक वेट क्लॉथ बिफोर ड्राइंग, हम कपड़ा क्यों झाड़ते हैं सुखाने से पहले, है ना। तो जो भी वाटर ड्रॉप होती हैं वो कहाँ आ जाती हैं, बाहर। क्यों? व्हेन यू गिव अ सडन जर्क, जब अचानक से आपने जर्क दिया, जब अचानक से आपने जर्क दिया, क्लॉथ तो क्या हो गया, मूव, कपड़ा को आपने मूव कर दिया। लेकिन जो वाटर है कपड़े के अंदर वो चाहता है कि भाई साहब मैं वहीं रहूँ, मैं वहीं रहूँ, इनर्शिया की वजह से, इसलिए वो क्या है, निपट जाता है। इससे क्या होता है, वाटर जल्दी से रिमूव हो जाता है और कपड़ा जल्दी सूख जाता है। अगला, वाई डज अ क्वाइन फॉल, अभी बताया आपको क्वाइन क्यों फॉल करता है ना, फ्लिक्ड। अगला, वाई डज वाटर स्पिल व्हेन यू टर्न अराउंड क्विकली विद अ ट्रे, जैसे ये है अचानक से, तो वाटर क्यों, द वाटर वांट टू स्टे, वाटर वो चाहता है कि भाई साहब रुका रहे, और आपने अचानक से ट्रे को टर्न कर दिया है तो वाटर डज नॉट मूव एट द सेम टाइम, तो वाटर मूव नहीं कर पाता है और छटक जाता है, यहाँ से ना बाहर निकल जाता है। अगला, वाई डज ओनली द बॉटम क्वाइन मूव व्हेन मूव व्हेन अ पाइल ऑफ क्वाइन इज हिट विद स्ट्राइकर, ये भी आपने कैरम बोर्ड के अंदर देखा होगा, कैरम बोर्ड के अंदर कि नीचे वाली गोटी, बाकी सारी गोटियाँ वहीं पे रहती हैं, नीचे वाली छटक जाती है, ये नीचे वाली गोटी कहाँ अलग से निकल जाती है। उसका रीज़न यही है, जैसे ही आप मारते हो फोर्स लगता है, तक द अदर क्वाइन स्टे इन प्लेस, तुम फोर्स कहाँ लगा, नीचे वाले पे, बाकी क्वाइन अपनी जगह पे रहना चाहती हैं, इसी वजह से बिना गिरे, ठीक है ना, देखो, एंड दे फॉल स्ट्रेट डाउन विदाउट स्कैटरिंग, तो वैसे की वैसे क्या रहती हैं, खड़ी रहती हैं। वाई इज़ द हेड ऑफ हैमर टाइटेंड, जो हेड ऑफ हैमर है उसको टाइट क्यों किया जाता है, टाइट क्यों किया जाता है, देखो। अब जाहिर सी बात है, जैसे ही आप हथौड़ी को पीटोगे, जैसे ही देखो, जैसे ही आप हिट करोगे हैंडल को, है ना, इट स्टॉप सडनली, द हैमर हीट कीप मूविंग, उसका हेड तो मूव कर रहा है, लेकिन अगर आप टाइट नहीं करोगे तो निकल जाएगा। बात समझ में आ गई ना, इसीलिए तो इतने सारे एग्जाम्पल मैंने दे दिए हैं आपको। अब आते हैं यहाँ पे, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड टू कॉज द ऑब्जेक्ट, जाहिर सी बात है जो इनर्शिया है वो रेजिस्ट करेगा, टू रेजिस्ट ऑप्शन सी जाएगा, रेजिस्ट करेगा मोशन का। और एग्जांपल देखते हैं, एक्सप्लेन वाई सम ऑफ द लीव्स में गेट डिटैच,
कुछ पत्तियाँ ऐसी होती हैं जो गिर जाती हैं जब आप बहुत तेज़ी के साथ क्या करते हो, टहनी को हिलाते हो। सेम वही कहानी है। रीज़न, दिस इज़ बिकॉज व्हेन द ब्रांच ऑफ ट्री शेकन, जैसे ही आपने हिलाया, इट मूव टू एंड फ्रो। अब ये टहनी ऊपर गई और नीचे गई। कैसे गई सर? देखिए, ये टहनी थी ये पूरी, जैसे ही आपने हिलाई ऊपर गई नीचे गई। टहनी ऊपर और नीचे जाती है, ओके। बट इस लीव, लेकिन जो लीव हैं वो नहीं हिलना चाहती, वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है। लीव चाहती है कि मैं रेस्ट पे ही रहूं। बात समझ में आई? इसकी वजह से लीफ गिर जाती है, ठीक है ना, जब बहुत तेज़ हिलाया जाता है। क्योंकि वो देखो रस्सी जा रही है, सिंपल सी बात है भाई, तुम कभी इधर जा रहे हो कभी इधर जा रहे हो, और जो पत्ती वो यहीं रहना चाहती है। तो जब ऊपर नीचे होगा तो टूट के कहाँ जाएगी? गिर जाएगी, है ना। ये आगे ये वाला क्वेश्चन देखो, वाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मूविंग बस। ऑलरेडी हम इसको कर चुके हैं, है ना। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ कारपेट इज़ बीटन, जब कारपेट को बीट किया जाता है विद अ स्टिक तो डस्ट कम आउट। वही अभी आपको एक्सप्लेन किया कि इनर्शिया की वजह से। तो पूरा आंसर इसलिए लेकर आया हूँ सॉल्यूशन के साथ ताकि लिखना सीखो। तो इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड टू रेजिस्ट एनी चेंज, सही बात है। व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद स्टिक देन द कारपेट कम इन मोशन। कारपेट तो कहाँ आ चुका है? मोशन के अंदर। बट जो उसके डस्ट पार्टिकल हैं वो ट्राई टू रेजिस्ट, वो नहीं चाहते हैं कि वो रेस्ट से हटें कि मोशन में आएँ। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग डस्ट के पार्टिकल रुके रहना चाहते हैं। कारपेट जबकि मूव कर रहा है तो पार्टिकल कहाँ जाएंगे? गिर जाएंगे। कैसे? समझिएगा, ये है कारपेट, यहाँ समझ लो पार्टिकल चिपके हुए हैं। अब ये कारपेट आपने ऐसे तिरछा कर दिया, ऐसे फड़फड़ाया, पार्टिकल अभी भी कहाँ चिपके रहना चाहते हैं यहाँ पे। तो ये पार्टिकल यहीं पे कहाँ गिर जाएंगे? नीचे की तरफ गिर जाएंगे, है ना। इस तरीके से पूरी कहानी होती है। आगे अगला, वाई इज़ इट एडवाइस, क्यों ऐसा एडवाइस किया जाता है कि आप लगेज को बांध के रखिए, है ना। टाई यानी ऊपर जब बस के रहिए किसी भी रीज़न। व्हेन द बस एक्सेलरेट, जब बस चलती है आगे की तरफ और मोशन में है। लगेज केप्ट ऑन द रूफ ओविंग टू इट्स इनर्शिया टेंड टू रिमेन इट्स स्टेशन। समझिएगा, मेन मुद्दा वो नहीं है। विद द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द बस, जब बस कहाँ जा रही है? आगे, तो सामान रुका रहना चाहता है ना। द लगेज टेंड टू रिमेन, लगेज रुका रहना चाहता है तो अल्टीमेट क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। वही सेम कहानी भाई, अगर बस भी मूव कर रही है, अब सामान को तो मूव करना पड़ेगा, लेकिन वो रुका रहना चाहता है तो गिर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि लगेज को आप बांध के रखिए। अब आते हैं इस टॉपिक पर कि सर हाउ टू मेज़र इनर्शिया। अब तो इनर्शिया की बात इतनी सारी हो गई कि सर इनर्शिया को मेज़र कैसे करें? तो सिंपल है, इनर्शिया को मेज़र करने का मतलब आप मास को मेज़र करिए। ओके, पहले इसको देख लेते हैं, पूरा इनर्शिया ख़त्म। मास को मेज़र करिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि देखो, एक ये हाथी साहब हैं। क्या हाथी को उसकी जगह से हटाना आसान है? नहीं, सबको इस बात से सब लोग सहमत हैं। लेकिन एक मक्खी को पकड़ के हटाना आसान है? बिल्कुल। इसका मतलब क्या है? इनर्शिया का कोई फार्मूला नहीं होता। इनर्शिया को कैसे मेज़र करेंगे? मास से मेज़र करेंगे। जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया भी क्या होगा? ज़्यादा। जैसे चचा जी 40 किलो का पत्थर या 40 किलो का सामान आराम से एकदम हंसी खुशी उठा ले रहे हैं, लेकिन 400 केजी में एकदम देख लो पसीना वसीना छूट रहा है इनका। तो इनको पता चल रहा है भाई साहब मास ज़्यादा है, मतलब इनर्शिया ज़्यादा है, और ये अपने मोशन को रेजिस्ट करेगा ज़्यादा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन उसी पे देख लीजिए। विच आर द फॉलोइंग है द मोर इनर्शिया। एक रबर बॉल है, एक स्टोन की बॉल है, तो जाहिर सी बात है मास ज़्यादा इनर्शिया ज़्यादा। देख लो, तो स्टोन का ज़्यादा होगा। साइकिल और ट्रेन, अरे सर ट्रेन तो बहुत ज़्यादा है। 5 रुपये का कॉइन, 1 रुपये का कॉइन, तो देख लो ये भी हो जाएगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन एग्जाम्पलर का। एक 3 सॉलिड है, एक एल्युमिनियम की है, एक स्टील की है, एक वुड की है, और आपको बताना है सब कुछ सेम है, किसका हाईएस्ट इनर्शिया होगा। तो सिंपल हमने कहा सर मास को मेज़र करते हैं, है ना। ऐसे मैंने कहा स्टील जो होगा उसका सबसे ज़्यादा डेंसिटी होता है, स्टील का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद किसका होगा? एल्युमिनियम का या वुड का, जो भी होगा, बट स्टील का सबसे ज़्यादा होगा। स्टील का, एल्युमिनियम तो बहुत क्या होता है, तो डेंसिटी किसका सबसे ज़्यादा होगा? एल्युमिनियम, स्टील का। तो स्टील का सबसे ज़्यादा इनर्शिया आएगा। तो एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। आगे, 2 बॉल ऑफ द सेम साइज डिफरेंट मटेरियल है ना। ये रखे हुए हैं, केप्ट ऑन द स्मूथ फ्लोर ऑफ मूविंग ट्रेन, ट्रेन के ऊपर रखे हुए हैं। द ब्रेक आर अप्लाई टू स्टॉप द ट्रेन, विल द बॉल स्टार्ट रोलिंग। अब समझिएगा, एक ट्रेन के ऊपर एक बॉल को 2 बॉल को रखा गया है, ट्रेन चल रही है, अचानक से जो है ट्रेन रुक गई है, तो क्या होगा?
तो उन्होंने कहा बिल्कुल यस, द बॉल स्टार्ट रोलिंग इन द डायरेक्शन ट्रेन वाज मूविंग। ठीक है भाई साहब, क्यों? ट्रेन चल रही है तो बॉल भी समझ लो कहाँ मूविंग में है। ट्रेन अचानक से रुक जाएगी तो बॉल कहाँ अचानक से रुकी है, बॉल निकल लेगी आगे की तरफ। ड्यू टू द अप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक द ट्रेन कम टू रेस्ट, बट ड्यू टू द इनर्शिया द बॉल ट्राई टू रिमेन इन मोशन। बॉल तो चल रही है ट्रेन के साथ, वो चलना ही चाहेगी, तो इसलिए वो आगे की तरफ खिसक रही होगी। अब दोनों मास अलग हैं, एक रबर का है एक आयरन का है, तो दोनों मास अलग अलग दूरी तक जाएंगी। क्यों? उन पे अलग अलग फोर्स लगेगा भाई, इनर्शिया अलग है, मास अलग है, फोर्स अलग लगेगा, तो बॉल अलग अलग स्पीड के साथ जाएगी। चलिए अब आ जाते हैं फोर्स, जो मैंने आपसे कहा था कि फोर्स क्या होता है। एवरी बॉडी, मैंने कहा ना कोई भी बॉडी रुकी है, यहाँ देखो एवरी बॉडी कंटिन्यू, अगर कोई बॉडी रुकी है तो रुकी रहना चाहती है। कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, अभी बात समझाता हूँ, यूनिफॉर्म, तो वो यूनिफॉर्म में मोशन में ही स्ट्रेट लाइन में रहना चाहती है। अनलेस, कब तक? जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए। इसका मतलब मैंने बताया, इसी लॉ ने फोर्स को डिफाइन किया कि फोर्स वो फैक्टर है, फोर्स इज़ अ फैक्टर, फोर्स वो फैक्टर है जो स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट को, द चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करता है। कैसे? देखो, ये ऑब्जेक्ट अभी पे रेस्ट पे था, रेस्ट पे ही रहना चाहता है अनलेस, जब तक कि उसको बाहर से देखो फोर्स नहीं मिला। तो ये क्या मिला? एफ एक्सटर्नल, बाहर से उसको मिला फोर्स, जैसे ही उसको फोर्स मिल गया ये मोशन में है, अब मोशन में आ गया है, तो अगर ये मोशन में आ चुका है तो ये मोशन में ही रहना चाहेगा। कब तक? जब तक कि कोई और ना आ जाए। देख लो ये भी कहाँ लगाएगा फोर्स, है ना, ये वॉल भी कहाँ लगाएगी? फोर्स। चलिए अब समझते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट को, है ना। चलिए अब जो बताने जा रहा हूँ उस पॉइंट को समझिएगा। एक ब्लॉक मैंने ये बनाया और एक ब्लॉक मैंने ये बनाया, दो ब्लॉक मेरे पास हैं। अब ये जो है वो रुका हुआ है, मैंने कहा ये जो है वो रेस्ट पे है। ठीक है सर, ये रेस्ट पे है। ये जो है वो आगे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी। अब कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है कि सर इसकी डायरेक्शन भी सेम है, यानी इसकी स्पीड की बात नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्शन वगैरह सब कुछ लिया हूँ। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा स्पीड और वेलोसिटी में अंतर। अगर मैं सिर्फ बोलता स्पीड सेम है तो भैया डायरेक्शन चेंज हो सकती है। मैंने कहा वेलोसिटी कांस्टेंट है, और सबको पता है अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो आता है। क्यों? वेलोसिटी ही के चेंज को एक्सेलरेशन बोलते हैं, और अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो आएगा तो यहाँ पे आएगा, अभी फार्मूला धीरे आएगा तो अभी भी देख लो, F इज़ इक्वल टू ma, ए हो गया है ज़ीरो तो फोर्स भी क्या हो गया है? ज़ीरो हो गया है। और ये बॉडी रुकी हुई है तो इस पर भी फोर्स क्या है? ज़ीरो है। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी ज़ीरो है ना। तो अगर कभी भी एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है, इसका मतलब ये नहीं है कि, है ना, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात कि देखिए भाई साहब, अगर फोर्स बाहरी क्या है? ज़ीरो, अगर बाहरी फोर्स ज़ीरो है तो लोग क्या समझते हैं कि भाई साहब रुका है। बिल्कुल ये बात सही है, अगर फोर्स ज़ीरो है तो वो रुका है, लेकिन सिर्फ यही मतलब नहीं है, एक और मतलब हो सकता है कि वो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो सकती है। दो कंडीशन है कि फोर्स ज़ीरो है, इसका मतलब दो बातें, एक तो या तो तुम रुके हो या तो तुम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हो। इसलिए मैंने जितनी डिफिनीशन आपको दिखाई सब में लिखा हुआ है यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी यानी यूनिफॉर्म मोशन, है ना। चलो एक और चीज़ समझाता हूँ, एक और चीज़ समझाता हूँ, देखिएगा। ये मैंने आपको बताया, यहाँ लग रहा है एक फोर्स, ये लग रहा है एक फोर्स, ये लग रहा है एक फोर्स, ये लग रहा है एक फोर्स, है ना, समझिएगा। तो मैंने कहा ये F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है, ये F3 फोर्स है, और ये F4, चार फोर्स लग रहे हैं। अब बताइए चलेगा या नहीं चलेगा? इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर लिखता हूँ, मैंने कहा फोर्स के लगने से फ़र्क नहीं है, समझिएगा। मैंने कहा अगर इन सब फोर्सेस का F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, मैं थोड़ा सा आपके क्लास से एक स्टेप ऊपर चला गया हूँ, ये वेक्टर है ना, अगर सभी वेक्टर का सम क्या हो जाए? ज़ीरो, जिसे हम क्या बोलते हैं? नेट, F नेट, नेट फोर्स जिसे बोलते हैं। अगर सभी का नेट फोर्स क्या आ जाए? ज़ीरो, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या है? ज़ीरो है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आई यहाँ पे कि भैया
फोर्स के लगने से मतलब नहीं है। वो लिखिए अच्छे से कि फोर्स के लगने से मतलब नहीं है। फिर बार बार बोल रहा हूँ, फोर्स के लगने से मतलब नहीं है। तो सर मतलब किससे है? हमें नेट फोर्स से मतलब है, एफ नेट से है। देख लो, फोर्स तो लग रहा है, लेकिन नेट फोर्स मैंने क्या माना कि नेट फोर्स क्या है? ज़ीरो। और याद रखिए, अभी बताया, अगर नेट फोर्स होगा आपका एक्सटर्नल बोल लो या नेट फोर्स, अगर नेट फोर्स होगा ज़ीरो, तो अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने फार्मूला बताया था कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? ज़ीरो। और पिछले चैप्टर में अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा होगा, रटा नहीं होगा, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होने का दो मतलब है, या तो तुम रुके हो, या तो तुम रुके हो, या तो तुम्हारी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो यही सिंपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने अभी आपको बताई। चलिए अगला क्वेश्चन, अ हॉर्स कंटिन्यू टू अप्लाई अ फोर्स इन ऑर्डर टू मूव अ कार्ट विद अ कांस्टेंट स्पीड, एक्सप्लेन वाई। है ना, समझिएगा। इससे पहले एक और बात आपको यहाँ समझा देता हूँ। देखिए, जब भी आप चलते हैं, वेट करिए थोड़ा सा, वेट, हाँ ठीक, यहाँ मैं समझाता हूँ आपको। एक फोर्स आपने नाम सुना होगा, फ्रिक्शन। बार बार देखिए उसी का जिक्र आ रहा है, फ्रिक्शन। तो मैं अपनी लैंग्वेज में जो बच्चों को समझाता हूँ, फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन का मतलब होता है रुकावट। फ्रिक्शन का क्या मतलब होता है? रुकावट। तो फ्रिक्शन का मतलब होता है रुकावट। क्या मतलब है सर? समझिएगा, फ्रिक्शन का मतलब रुकावट का। देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट मेरा है जिस पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ आगे। तो मैंने कहा सर इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ आगे, तो ये जाना कहाँ चाहेगा? आगे। तो इस पे बताइए फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ऐसे नीचे लगता है, यहाँ। तो मैं फ्रिक्शन को ऐसे स्मार से इसमें, सर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? इधर लगेगा। तो फ्रिक्शन हमेशा चाहता है कि वो आपको रोके, वो आपको रोके। तो धीरे धीरे रोक रोक के क्या करेगा? आपको रोक देगा। तो सेम वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर आपको चलाना है तो लगातार फोर्स देना पड़ेगा। तो एक कॉन्सेप्ट मैंने सिंपल बता दिया यहाँ पे, अगर अगर चलाना है, अगर चलाना है, फ्रिक्शन आपकी स्पीड क्या करे? कम। तो आपको फोर्स लगातार देना पड़ेगा, वरना रोक देगा, वो पीछे रोक रहा है ना आपको फोर्स लगातार देना पड़ेगा। तो फोर्स लगातार आपको देना पड़ेगा। चलिए बात समझ में आई? जैसे इस सिचुएशन को देखिए, जब एक कार्ट चलता है रोड पे, ऑन द रोड, इट हैज़ टू इनकाउंटर फ्रिक्शन, यानी ये फ्रिक्शन को अपोज करेगा, उसके अपोजिट में फोर्स लगाएगा टू मेंटेन अ कांस्टेंट स्पीड। अगर उसको अपनी स्पीड को बनाए रखना है तो उसको लगातार फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? फ्रिक्शन देखो रोक रहा है। और रुकावट का मतलब क्या होता है? ये बात सभी को पता है। रुकावट का मतलब ये वी यानी स्पीड को कम करेगा, और हो सकता है करते करते ज़ीरो कर दे। तो अगर आपको उसको कांस्टेंट स्पीड से चलाना है तो आपको लगातार फोर्स देना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन पढ़ लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अब आपको समझ में आ जाएगा कि एक ऑब्जेक्ट है, वो नेट ज़ीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, नेट ज़ीरो यानी उसका फोर्स क्या है? ज़ीरो, जो मैंने अभी समझाया। इज़ इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विद अ नॉन ज़ीरो वेलोसिटी? यस, यानी नॉन ज़ीरो वेलोसिटी का मतलब क्या है? उसके पास वेलोसिटी है। मैंने अभी बताया ये कब हो सकता है ना, इवन व्हेन द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ नेट ज़ीरो, अगर उसके ऊपर नेट ज़ीरो एक्सटर्नल फोर्स है अनबैलेंस, इट इज़ पॉसिबल दैट द ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग, है ना। दिस इज़ पॉसिबल कब? व्हेन द ऑब्जेक्ट हैज़ बीन मूविंग द कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना। जैसे अभी बताया मैंने कि अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, तो भी उस पर क्या आएगा? नेट या एक्सटर्नल फोर्स क्या आएगा? ज़ीरो। बात समझ में आ गई ना। तो यानी वो चल रहा है तब भी फोर्स क्या आ रहा है? ज़ीरो आ रहा है। बात, देयर इज़ नो नेट अनबैलेंस फोर्स अप्लाई टू द बॉडी, है ना। आगे, द ऑब्जेक्ट विल कीप मूविंग विद अ नॉन ज़ीरो वेलोसिटी। बात समझ में आ गई अब? ये पूरा टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन अ नेट नॉन ज़ीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई, यानी अगर आपको इसके मोशन को चेंज करना है तो आपको फोर्स देना पड़ेगा, जो हमने पहले बात की थी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक और सेशन को शेयर करिएगा। अगला, अ बैट्समैन हिट अ क्रिकेट बॉल। बिल्कुल सर, एक हिट कर रहा है, बॉल ग्राउंड पे जा रही है, थोड़ी देर के बाद जो है बॉल रुक जाती है। ऐसा क्यों हुआ?
सिंपल सी बात है कि ऐसा हुआ कि एक फोर्स है जो उसको अपोज कर रहा है, और ये फोर्स कौन सा होता है? फ्रिक्शन फोर्स। देखो मैंने बता दिया ना। चलिए अब आपको मैं समझाता हूँ अगला टॉपिक, मूवमेंटम, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें समझना है, मोमेंटम। सर इसको समझा के उसके बाद मैं देखता हूँ आगे कितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग। सर मोमेंटम द क्वांटिटी, देखो एक तरीका क्या होता है, आपको सीधा बता दिया जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, सीधा बता देंगे कि P मोमेंटम का मतलब P इज इक्वल टू mv, बट एक्चुअल में टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन, मोशन की टोटल क्वांटिटी है ना, टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रोसेस्ड बाय मूविंग बॉडी, इसे क्या बोला जाता है आपका कि मोशन, मूविंग बॉडी का जो टोटल क्वांटिटी होगा मोशन का, उसे बोला जाता है मोमेंटम एक्चुअल में। अब सबसे मैं जो बात कह रहा हूँ उसको ध्यान से, v मास तो स्केलर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी एक क्या होती है? वेक्टर, तो इसका मतलब मोमेंटम भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब समझिए, मास होता है किलोग्राम, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, यानी केजी मीटर पर सेकंड उसकी यूनिट होती है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो अब समझिए, ये आपने पढ़ा है, राइट तरफ क्या होता है? पॉजिटिव, लेफ्ट तरफ क्या होता है? निगेटिव। ऊपर होता है पॉजिटिव, नीचे होता है निगेटिव। तो सबसे फिर बोल रहा हूँ, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन का होना ज़रूरी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बातें आपकी जो निकल के आएंगी वो ये वाली आएंगी। चलिए अब हम समझते हैं व्हाट इज़ द चेंज इन मोमेंटम। और सभी को ये बात पता है कि चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये जो आपको ये दो ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है, इसे बोला जाता है चेंज। क्या बोला जाता है? चेंज। जैसे मैंने कहा, देखो डेल्टा v यानी वेलोसिटी में चेंज, डेल्टा a यानी एक्सेलरेशन में चेंज, डेल्टा f इसका मतलब क्या होगा? फोर्स में चेंज। इसी तरीके से डेल्टा p यानी मोमेंटम में चेंज, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। सर कैसे निकालें? समझिएगा, ये मास m है, u स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? मैंने यहाँ पे लिखा कि सर p इनिशियल, इनिशियल मोमेंटम क्या है? कुछ नहीं, मास इंटू वी। अभी हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं जानबूझ के, मास इंटू वी। सर फाइनल क्या हो जाएगा? मैंने कहा फाइनल कुछ नहीं, m और अच्छा m इसमें u है ना, चलो ये u है, u m u, ये हो जाएगा मास इंटू वी। अब बताओ, फाइनल माइनस इनिशियल यानी एम वी माइनस एम यू। अगर मैं m को कॉमन ले लूँ तो v माइनस यू, क्या मैं v माइनस यू को डेल्टा v लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिल्कुल। क्यों? डेल्टा v का मतलब वेलोसिटी में क्या आया है? चेंज, वेलोसिटी में चेंज। ठीक है ना, चलिए लिख सकता हूँ, और डेल्टा v का मतलब यहाँ लिख लो डायरेक्ट सीधा। अब लिख देता हूँ v2 माइनस v1, तो चाहे p2 माइनस ऐसे। अब सबसे फेमस क्वेश्चन, सबसे पहली गलती क्या करेंगे समझिएगा। यहाँ पे मैंने कहा कि एक बॉल है 5 kg की जो ऊपर जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से, एक 10 kg की बॉल है जो आगे जा रही है 1 मीटर से। सबसे पहले बताइए, क्या इनका चेक वेदर बोथ द बॉल है सेम मोमेंटम, क्या पूरे बॉल का सेम मोमेंटम है या नहीं है? तो मैंने इसको थोड़ा सा छोटा किया, 1 मिनट। तो आपको ये चेक करना है कि क्या मोमेंटम सेम है या नहीं। मैंने कहा ठीक है सर, चेक कर लेते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। मैंने कहा पहली बॉल का चेक करते हैं, पहली बॉल तो P1, मैंने कहा P1 चेक करते हैं, m इंटू वी, मास है 5 इंटू 2। सर दूसरे वाले का चेक करते हैं, उसका है मास 10, है क्या 1, ये भी आया 10, ये भी आया 10। अब आप बताइए क्या दोनों का मोमेंटम सेम है? अब जो नॉर्मल बच्चे हैं जिन्होंने रटा हुआ है वो कहेंगे यस सर मोमेंटम सेम है, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ P1 डज नॉट इज इक्वल टू P2, यानी ये बात गलत है। क्यों? मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन क्या है? अलग, इसका मतलब ये सेम नहीं है, ये बातें गलत हैं। डायरेक्शन क्या है? अलग, और मैंने पहले ही बोला था आपसे गलती होगी, डायरेक्शन अलग है तो मोमेंटम सेम कैसे हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते। हाँ, उनकी वैल्यू सेम हो सकती है। अगला क्वेश्चन समझिएगा, आपसे कहा जा रहा है एक बॉल है, जो बॉल देखो v स्पीड से आगे जा रही है, दीवार से टकराई और टकराने के बाद वापस चली गई बाईं तरफ। आपको चेंज इन मोमेंटम बताना है। कुछ नहीं सर, बॉल की शुरू का निकालो, m इन इनिशियल बताइए m,
आगे की तरफ हम प्लस मानते हैं तो मैंने इसको प्लस माना, जब वो बॉल बाईं तरफ जा रही है तो हम इसको क्या मानेंगे माइनस, इसको क्या मानेंगे प्लस, है ना। चलो चेंज का मतलब सर फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है m इंटू वी यानी माइनस के अंदर, देख लो ये क्या है पूरा माइनस के अंदर और माइनस लगा दिया, और शुरू वाला क्या था एम वी पॉजिटिव। अब बताओ माइनस माइनस क्या हो जाते हैं ऐड, जो चेंज हुआ है मोमेंटम का वो क्या हुआ है -2mv। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए वैल्यू, इसकी वैल्यू बताइए, जो चेंज हुआ है इसकी मुझे सिर्फ चाहिए वैल्यू, इसकी वैल्यू, तो मैं कहूँगा सर इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 2mv के बराबर आएगी, 2mv के बराबर। तो सर माइनस क्या बता रहा है, माइनस ये बता रहा है कि बाईं तरफ चेंज होगा, है ना, किस तरफ जा रहा है बाईं तरफ, माइनस का मतलब बाईं तरफ। अगर बॉल रुक गई तब क्या होगा, ओहो आसान सर, अगर बॉल रुक गई इसका मतलब फाइनल वाला क्या हो चुका है 0, तो चेंज क्या आएगा 0 माइनस mv यानी -mv। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, इम्पैक्ट। इस क्वेश्चन को मैं बोलता हूँ भाई साहब, अब आते हैं मोमेंटम से क्या सीखेंगे, तो मैंने कहा हम मोमेंटम से सीखेंगे इम्पैक्ट, कि यार मोमेंटम की वजह से कितना इम्पैक्ट पड़ता है, कितना असर पड़ता है, कितना असर पड़ता है। समझिएगा कैसे, देखिए ये है ट्रक, 1000 kg मैंने माना, अब कैलकुलेट करने को भी सीख लोगे, और इसकी स्पीड मैंने माना 20 मीटर पर सेकेंड। अब बताइए P = mv, 1000 इंटू 20 यानी क्या आ गया 20,000, इसकी वैल्यू आ गई। ओके सर, ये कार है 250 kg की, लेकिन स्पीड चल रही है 100 से, तो किसका क्या गया 250 इंटू 100 यानी 25,000। बताओ ज़्यादा कौन है, इसका मतलब मोमेंटम ज़्यादा कार वाले का है, जबकि हमें क्या लगेगा अरे ट्रक ज़्यादा है, बहुत हैवी वज़न का है, इसका मतलब इसका ज़्यादा होना चाहिए। नहीं भाई साहब, अभी समझाता हूँ, आइए। एक पत्थर से किसी को मारा गया, जो पत्थर 1 किलो का था और 10 की स्पीड से मारा, क्या आया 1 इंटू 10 यानी 10। अगला एक बुलेट है जो 100 ग्राम की है लेकिन स्पीड 300 है। अब ध्यान दीजिएगा, गलती यहाँ पे होगी, कुछ लोग करेंगे 100 इंटू 300, गलत, बिल्कुल ये बात क्या हो जाएगी गलत। क्यों गलत सर, 100 ग्राम है, हमें ग्राम में नहीं, तो लिखो यहाँ पे कि ग्राम में नहीं, ग्राम में नहीं पुट करना है आपको, किलोग्राम में पुट करना है। और किलोग्राम में कैसे पुट करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, है ना, तब क्या आ जाएगा किलोग्राम। इतना तो मैथ वाले सर ने बताया होगा। चलो 1000 से डिवाइड, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 30। देखो सर बुलेट की इतनी छोटी बुलेट, लेकिन उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है, इसका मतलब जो मोमेंटम है वो m इंटू वी पे डिपेंड कर रहा है, वो m इंटू वी पे डिपेंड कर रहा है, ना सिर्फ मास पे ना सिर्फ स्पीड पे, तो इम्पैक्ट दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, अब कहानी समझ में आई। अब आप कैलकुलेट कर लेंगे, जो मिस्टेक आपसे हो सकती थी ग्राम वाली मैंने करवा दी। आगे अब आते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ, पहला लॉ खत्म, सेकेंड लॉ क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सीधी बात करते हैं, डिफिनीशन आप याद रखिएगा एकदम डिक्टो, द रेट, और जहाँ कहीं भी बेटा आ जाए रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड। याद रखिए, यहाँ पे लिख देता हूँ, कहीं भी आ जाए रेट, तो रेट का मतलब होता है आप 1/टाइम कर दो, क्या कर दो 1/टाइम, तो 1/टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस d/t, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या वेलोसिटी v/t, तो कहीं भी ये वर्ड आ जाए तो आपको याद रखना है आराम से। ठीक, चलिए, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के, किसके, अप्लाइड फोर्स के, यानी हम डायरेक्ट लिखते हैं, इसका ये कहना चाहते हैं कि देखिए जो एक्सटर्नल या अप्लाइड फोर्स, जाहिर सी बात बाहर से आप अप्लाई करेंगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और मैंने पहले ही बोला है डेल्टा पी यानी चेंज इन मोमेंटम, और टाइम का मतलब टी, है ना। और ये कांस्टेंट है, इन्होंने कहा कि यार देखो बता रहा हूँ, जब ये हटेगा बराबर आएगा, ये के हो जाएगा, है ना, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। और इन्होंने कहा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इसकी होती है 1, तो यानी कुल मिला जुला के फोर्स जो मैंने लिखा है देखो वही आ गया, तो 1, अब 1 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा।
अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लोग भूल जाते हैं, और यकीन मानिए लोग क्या बल्कि अच्छे अच्छे नोट टीचर की नोट्स में आपको ये लाइन नहीं मिलेगी, दिस चेंज इन मोमेंटम, ये जो मोमेंटम का चेंज हुआ है, ये जो हुआ है वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में हुआ है। जिधर फोर्स आप लगाओगे उसी डायरेक्शन में मोमेंटम का चेंज होगा। लोग भूल जाते हैं, जबकि हमें पढ़ाया जाता है ना स्केलर वेक्टर। आइए कैसे समझते हैं इसको, देखिए एकदम ध्यान से। एक बॉल रुकी है, हाँ सर, इसका मोमेंटम है 0, क्यों, बॉल रुकी हुई है। अब मैंने बॉल को किक किया तो कुछ ना कुछ मोमेंटम आया कि नहीं आया, एकदम दिमाग ओपन करके, हाँ सर मोमेंटम चेंज हुआ। मैंने कहा हाँ पहले 0 था, अब कुछ ना कुछ मोमेंटम चेंज हुआ। बताओ अगर मोमेंटम चेंज हुआ इसका मतलब इसको क्या चाहिए, फोर्स, क्योंकि मोमेंटम को कौन चेंज करेगा, फोर्स। एक ट्रेन चल रही है तो उसका मोमेंटम होगा, यस सर। मैंने उस ट्रेन को रोक दिया तो बताओ क्या मोमेंटम में चेंज हुआ कि नहीं हुआ, डेल्टा पी। देखो अलग अलग लैंग्वेज लिख रहा हूँ, यस सर मोमेंटम में चेंज हुआ। बताओ चेंज के लिए क्या चाहिए, फोर्स। आगे एक बॉल जा रही थी आगे 50 से, मैंने उस बॉल को कर दिया ऊपर। बताओ क्या डायरेक्शन चेंज हुई कि नहीं हुई, यस सर डायरेक्शन चेंज हुई। तो बताओ क्या डायरेक्शन चेंज होने से मोमेंटम चेंज होगा, बिल्कुल सर। क्यों, वेक्टर क्वांटिटी होगी, और मोमेंटम को चेंज करने के लिए क्या चाहिए, फोर्स। तो मैंने कहा बेटा एक काम करो, इन शॉर्ट में क्या समझ लो कि मोमेंटम को बदलना है तो फोर्स चाहिए, मोमेंटम को बदलना है तो फोर्स चाहिए, मोमेंटम को बदलना है तो फोर्स चाहिए। आइए एक फार्मूला जो मैंने थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन ले लिया है, एडवांस का मतलब अच्छे लेवल का। आपको मोमेंटम दिया हुआ है 3t² + 5, यानी ये मोमेंटम टाइम पे डिपेंड कर रहा है ना। जैसे एक बात समझ लो कैसे, मैंने कहा सर ऐसे, मैंने कहा कि आपका, मैंने कोई एक नॉर्मल वैल्यू लेता हूँ कि डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 × टाइम। जब मैंने टाइम को पुट किया 1 तो ये हो गया 2 × 1, जब मैंने पुट किया 2 तो ये हो गया 2 × 2, जब मैंने t को पुट किया 3 तो यानी ये हो गया 3। तो यानी जैसे जैसे मैं टाइम को चेंज करता जा रहा हूँ अलग अलग वैल्यू आ रही है, तो बस कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा कि एक काम करो आप फोर्स निकालो। अब देखो ये क्वेश्चन किसी की नोट्स में आपको नहीं मिलेगा, है ना, किसी की, ये तो सिंपल, तो मेहनत की जाती है तो सिंपल बात है ना। चलिए तो एवरेज फोर्स आपको निकालना है t = 0 से t = 1 तक। सर कैसे, कुछ नहीं करना बेटा, कुछ नहीं, आराम। एक बार इसमें जो आपको दिया है इसी के अंदर एक बार t = 0 पुट कर दो। जैसे ही आपने t = 0 पुट किया, देखो 3 × 0 का स्क्वायर + 5, यानी जो इनिशियल मोमेंटम आया है वो कितना आ गया, 5। जब आपने इसी में 1 पुट किया तो 3 × 1 का स्क्वायर + 5, यानी ये आ गया 8। फोर्स क्या पढ़ा था आपने, मोमेंटम में कितना चेंज होता है। तो सर पहले बाद में 8 था, बाद में 5 हुआ, तो 8 - 5 यानी 3, कितना टाइम लगा सर, 1। तो बताओ 3/1 यानी 3 न्यूटन। तो देख लो हमने फार्मूला भी पढ़ लिया और फार्मूले को भी सीख लिया। अब आते हैं नोट। ये टॉपिक कई बार कई बुक से हटा दिया गया है, बट क्वेश्चन बहुत प्यारे बनते हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ पे ऐड ऑन किया है। सर आपने कहा कि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो ΔP/ΔT होता है, मैंने कहा बिल्कुल सर। सर अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाए तो, हाँ मस्त आया ना, अगर एक्सटर्नल फोर्स आ गया 0 तो टाइम भी चला जाएगा, देखो इधर, तो यानी ΔP क्या हो जाएगा, 0। सर बिल्कुल सही बात है, टाइम इधर जाएगा 0, ΔP 0। अब ΔP क्या था सर, P2 - P1 0 के बराबर है। इसका मतलब P2 और P1 क्या होंगे, बराबर होंगे। P2 P1 क्या होंगे, बराबर। और इसे ही बोला जाता है सिंपल वर्ड में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर का मतलब 2 टाइप के मोमेंटम होते हैं, एक एंगुलर एक लीनियर। तो हमारा वाला जो हम पढ़ रहे हैं उसे लीनियर बोला जाता है, एंगुलर का मतलब जो नाचेगा। तो अगर ये क्या कह रहा है, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बोला जाता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये देखो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखो लिख देता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0, तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट रहेगा। मतलब क्या है कि समझिएगा, अगर 2 ऑब्जेक्ट कोलाइड कर रहे हैं, किसी भी ऑटोमेटिक कोलाइड ऐसे कर रहे हैं किसी वजह से, देयर टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर, यानी शुरू का देखो
इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या रहेगा, सेम। जैसे इस क्वेश्चन से देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं आराम से। किसी वे ने वो सिचुएशन आपको देगा, मैं सिर्फ बना रहा हूँ, बना के दिखा रहा हूँ। एक मास है m, कोई ब्लॉक रखा हुआ है जो रुका हुआ है, यहाँ से गोली है जो चल रही है और ये आपस में आके टकरा रही है। मुझे यहाँ पे क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जब कुछ भी फोर्स नहीं दिया है तो हम क्या मानेंगे, एक्सटर्नल फोर्स जीरो। तो मुझे लगाना है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका मतलब कुछ नहीं, टकराने से पहले, टकराने के बाद। तो एक ही लाइन बोलूँगा, अभी एक ही लाइन मैं बोलूँगा, एक ही लाइन कि आपको क्या करना है, टकराने से पहले, टकराने या लिख देता हूँ फायर, क्योंकि हम बुलेट की भी बात करेंगे। फायर से पहले, से पहले, तो टकराने या फायर से पहले इज इक्वल टू के बाद। तो शुरू का निकाल लो और बाद का निकाल लो, उसी को दोनों क्या कर दो, इक्वल कर दो। जैसे देख लो, आओ दो क्वेश्चन में देख लो। देखो मैंने कहा सर इनिशियल क्या होगा, तो यानी ध्यान से देखो, ये मूव कर रही है गोली, ये गोली मूव कर रही है, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, m इंटू उसकी वेलोसिटी v नॉट। इसे नॉट बोला जाता है क्योंकि अलग अलग वेलोसिटी को डिनोट करने के लिए। ये रेस्ट पे है तो m इंटू ज़ीरो। अब जब ये निकल के वापस चली गई, और जब ये चली गई तो मैंने देखा इसकी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था लैंग्वेज में, इसकी स्पीड हो गई है v नॉट बाई 3। तो यानी ये क्या हो जाएगा, m इंटू वी नॉट बाई 3। और मुझे ये पूछा है कि इसकी कितनी होगी, ये मुझसे पूछा है। तो मैंने मान लिया कि भाई इसकी mv है, कुछ नहीं करना है, दोनों को बराबर करना है। अब बताओ, जैसे ही तो मैं mv, ये तो ज़ीरो हो गया, मैं mv को रहने दिया और मैंने mv नॉट, देखो ये mv नॉट है और ये mv नॉट बाई 3 है, मैंने दोनों क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और माइनस करने के बाद ये आ गया, कैलकुलेट करने के बाद 2mv नॉट बाई 3। मुझे क्या चाहिए था, v, तो ये कहाँ चला गया, नीचे। तो देख लो ये नीचे डिवाइड हो गया, है ना। तो ये एक थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट था, एक बार और प्रैक्टिस करिएगा तो आप सीख जाएंगे। इसको अच्छे से सीखिए। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, फ्रॉम आ राइफल ऑफ मास। ये राइफल है, ये बंदूक की गोली 4 kg की बंदूक है, 50 ग्राम की गोली है, दोनों रुके हुए हैं। अब एक बात खुद बताओ यार, अगर ये रुके हुए हैं इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम क्या है, ज़ीरो, क्योंकि रुके हुए हैं। जब गोली चला दी गई, जब गोली चला दी गई, ये बुलेट 35 मीटर पर सेकंड से कहाँ जा रही है, आगे। ठीक है सर, आगे जा रही है। और अब मुझे नहीं पता, उसने पूछा है रिकॉयल। अब ये देखो, रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ राइफल, राइफल किधर जाएगी। हालांकि देखो बेटा, मुझे पता है कि बंदूक पीछे जाएगी, जैसे ना गोली चलाते हैं बंदूक झटका मारती है पीछे की तरफ, मुझे पता है। बट मैं जानबूझ के डायरेक्शन ले रहा हूँ आगे, क्योंकि अगर हमारा कॉन्सेप्ट सही होगा तो ये ऑटोमेटिक बता देगा कि हम पीछे जा रहे हैं। कैसे, समझिएगा। यहाँ ज़ीरो है, आइए लगाते हैं कि फाइनल मोमेंटम क्या होगा। मैंने कहा सर ये 4 kg का है, ये 4 kg का है और ये v1 स्पीड से है, तो मैंने लिखा 4 इंटू v1। क्या लिखा, 4 इंटू v1। तो इस पे वेक्टर यानी साइन वे। अब समझिए, ये आगे जा रहा है इसलिए मैंने 35 माना। ये गलती होगी आपसे, 50 नहीं रखना, 50 नहीं रखना। तो मैंने फिर कहा ग्राम में नहीं रखना, मैंने फिर बोला कि ग्राम में नहीं रखना, बोला था ना, ग्राम में नहीं रखना। ऑलवेज किस में रखना है, किलोग्राम के अंदर, ऑलवेज किलोग्राम में। देखो 50 को 1000 से डिवाइड कर दिया, इंटू 35। अब हो गया, क्या लगा दो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। शुरू का बराबर बाद का, तो 0 इज इक्वल टू 4v1 प्लस, जब मल्टीप्लाई करेंगे 1.75। अब एक को तो मुझे इस तरफ ले जाना पड़ेगा, तो मैंने कहा ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो 4v1 जब ये प्लस उस तरफ जाएगा तो माइनस। देख लो v1 की वैल्यू माइनस के अंदर आई, तो माइनस का मतलब क्या है, पीछे। उसने खुद पूछा है कि रिकॉयल। अब रिकॉयल का मतलब ही क्या होता है कि पीछे, तो मैं माइनस साइन को हटा दूंगा और सिर्फ वैल्यू ले लूँगा। भाई उसने खुद पूछ लिया है ना। चलिए, अब ये सारे क्वेश्चन आपको दिए हैं, मैंने जितने समझा दिए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको दिए हैं। एक क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये वाला आपकी प्रैक्टिस के लिए, ये वाला भी आपकी प्रैक्टिस के लिए, ये वाला भी आपकी प्रैक्टिस, आपकी इतनी सारी प्रैक्टिस आपके लिए है। बात समझ में आई ना। इस बार रीड करिएगा ये पूरा। अब हम क्या करेंगे, नोट पॉइंट। अब अपने को पढ़ना है कि मोमेंट और क्या क्या इसमें है। तो आज के लिए मैं नहीं चाहता एक ही दिन पूरा बोझ हो जाए। पहले आप देखिए क्या मेरा ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा है।
अगर आज ये लेक्चर आपको समझ में आ गया और आपने कमेंट कर दिया कि सर सेकंड पार्ट, तो मैं फ़ौरन